In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, dear students, this is HR, your biology teacher. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, फंक्शन को हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे इंशाल्लाह। लेक्चर शुरू करने से पहले उम्मीद है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे, आप उन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अक्सर ना एक ट्रेडिशनल अप्रोच होती है किसी भी चीज़ को करने की। ट्रेडिशनल अप्रोच जो होती है वो मोस्ट कॉमनली फॉलो होती है, ठीक है ना। यानी कि हर बंदा जो है, या हर बंदा तो नहीं, अगर ज़्यादातर लोग उस ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। इन लेक्चर्स के अंदर आपको एक चीज़, एक डिफरेंस जो देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के पढ़े होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो चीज़ पढ़ेंगे उस चीज़ के अंदर बेसिकली ना, एक टीचर वो होता है कि जो किसी को कोई चीज़ पढ़ा दे, दूसरा टीचर वो होता है जो किसी को कोई चीज़ समझा दे, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम चीज़ें पढ़ने की बजाय समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और उस चीज़ के लिए हमें अपने सिलेबस से थोड़ा-सा बाहर भी जाना पड़ता है कभी-कभार, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि हम अपने सिलेबस से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाएँ और इतना दूर चले जाएँ कि हमारा टाइम वेस्ट हो, ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ा-सा आउट ऑफ द, यू कैन से, बाउंड्री जाके जब सोचने लगते हैं कि जिससे हमारा टाइम भी ना वेस्ट हो, हमारा नॉलेज भी इम्प्रूव हो और हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए, ठीक है ना? तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्गन्स दैट एड द बॉडी इन रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना, इसमें हमें समझा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ किडनी वाला जो सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, वो इन्वॉल्व है। हालांकि आपकी जो बॉडी के अंदर स्किन है, जो लंग्स हैं, लिवर और किडनीज, ये सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि स्किन जो है वो स्वेट के जरिए वेस्ट को रिमूव करती है। लंग्स जो हैं वो एक्सहेलेशन के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वोलेटाइल सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। इसी तरह से लिवर जो है, लिवर बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यूरिया प्रोडक्शन करता है और ये एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीज़ें फिर साथ साथ ही चलती हैं और ये लाइन आपको कहाँ मिलेगी? केपी के बोर्ड के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेफ्रोलॉजी। व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? द साइंस कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिजीजेस ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। यानी कि हमने क्या चीज़ पढ़नी होती है? हमने एनाटॉमी पढ़नी होती है उस चीज़ की, यानी कि उसका स्ट्रक्चर। हमने उस चीज़ की फिजियोलॉजी पढ़नी होती है, ठीक है। और हमने उस चीज़ की फिर पैथोलॉजी पढ़नी होती है। पहले हमने ये देखना होता है कि उसका स्ट्रक्चर बना कैसे है, देन हम ये देखते हैं वो काम कैसे करती है, और देन हम ये देखते हैं कि वो उसके अंदर खराबी कौन सी आ सकती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ किडनीज तक रहें तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि हम नेफ्रोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यूरोलॉजी की बात करें तो उसमें यूरिनरी ट्रैक और साथ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। इतनी ज़्यादा यूजफुल चाहे ना हो, लेकिन चूंकि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम की। तो आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स नजर आ रही हैं। जो राइट साइड पे डायग्राम है ये एक मेल की है, जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है ये फीमेल की है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपके पास दो किडनीज हैं, उन किडनी से यूरेटर निकल रही है। यूरेटर फिर ब्लैडर पे जाके टर्मिनेट होती है और वहां से यूरिथ्रा निकलती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मेल के केस में, तो आपको सेम अरेंजमेंट देखने को मिलेगी कि आपके पास किडनीज हैं, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपके पास मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलता है, फीमेल में यूट्रस देखने को मिलती है ब्लैडर के बिहाइंड। यूट्रस जो है वो कहाँ पे है? यूरिनरी ब्लैडर के पीछे है, ठीक है ना। तो इन डिफरेंसेस को आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है
इसकी एक वजह है, ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, इफ यू कैन ट्रस्ट मी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में, कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम बेसिकली है क्या। द एक्सक्रीटरी सिस्टम और द यूरिनरी सिस्टम, बेसिकली हम ना किडनीज वाला जो सिस्टम है इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहें तो ये बुरी बात नहीं है, ठीक है ना। मैंने ऊपर आपको जो ऑर्गन्स बताए हैं, नो डाउट कि वो एक्सक्रीशन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ही आते हैं, ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली हम इन दी एंड किडनी वाले सिस्टम को ही यूरिनरी सिस्टम कह रहे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ किडनीज, कितनी किडनीज, दो। यूरिटर्स, कितनी यूरिटर्स, दो। यूरिनरी ब्लैडर, कितने यूरिनरी ब्लैडर, एक। और एक ट्यूब्यूलर यूरिथ्रा। इनसे मिलके आपके पास जो सिस्टम बनेगा उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है, उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बेसिकली हम कह रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो चीजें पेयर्ड है और दो चीजें अनपेयर्ड है। देन हम बात करते हैं किडनीज के बारे में, ठीक है। किडनीज आर डार्क रेड, रेडिश ब्राउन, स्लाइटली फ्लैट, बीन शेप ऑर्गन, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक किडनी का स्ट्रक्चर है, बीन शेप ऑर्गन है, और ये स्लाइटली फ्लैट है, और इसका कलर जो है वो है डार्क रेड। तो यहाँ पे आपने इसके कलर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, आपने इसकी शेप के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली, और आप क्या पढ़ते हैं, आप इसकी डायमेंशंस को पढ़ते हैं, ठीक है। डायमेंशंस क्या है किडनीज की, अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसको हम कहते हैं कि 4 to 5 इंचेस, देन 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक, ईच वेइंग अबाउट 150 ग्राम्स। अच्छा याद रखें, ये जो भी वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज आपकी डिफरेंट बोर्ड की बुक से ली गई हैं, ठीक है ना। जो भी लेक्चर आपने यहाँ पे अटेंड करना होता है, वो लेक्चर बेसिकली उसको प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है, उसको मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट बोर्ड्स की, उसको मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और फिर आपको ये लेक्चर डिलीवर किया जाता है। तो इसके अंदर एफर्ट डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का पता है कि आपको वैल्यूज मैंने बतानी है और आपने उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे बेसिकली अगर रेंज देखें ना, तो जो लेंथ है बेसिकली वो है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विड्थ की, तो विड्थ बेसिकली 5 to 7 सेंटीमीटर के करीब होती है, और थिकनेस बेसिकली 3 to 4 सेंटीमीटर के दरमियान वेरी करती है। किडनीज की अगर हम बात करें, और आपके पास 150 ग्राम्स के राउंड अबाउट इसका वजन होता है, ठीक है ना। इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हुए। देन हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी लोकेशन की, ठीक है, कि वेयर दे आर लोकेटेड। तो सबसे पहले अगर बात करें, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, one on either side of the vertebral column, between the last thoracic vertebra and third lumbar vertebra. Also, the kidneys are retroperitoneal. इतनी मुश्किल बातें हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले तो आपने इनकी रेंज याद रखनी है, वर्टिकल रेंज जो है वो है T12 से L3 तक, ठीक है ना। जो आपके पास थोरेसिक वर्टिब्रा लास्ट वाला है, वहां से लेके लंबर थर्ड वर्टिब्रा, ये इनकी वर्टिकल रेंज है। फिर यहाँ पे बात की गई है, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस सिचुएशन में आप यहाँ देख सकते हैं कि किडनीज जो हैं, ये आपको डायाफ्राम नजर आ रहा है थोड़ा सा, ओके। सो ये आपको डायाफ्राम नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको रिब्स नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 11th और 12th रिब है, ये किडनीज के ऊपर आती हैं बेसिकली, ठीक है ना। इन रिब्स को हम कौन सी रिब्स कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। ये कौन सी रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स। आपने एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा, ट्रू रिब्स होती हैं, फिर फॉल्स होती हैं, फिर फ्लोटिंग होती है। तो ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, इन्होंने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है किसको, किडनी को, ठीक है ना। देन हम बात करते हैं कि डायाफ्राम के नीचे हैं, प्रोटेक्टेड बाय द या कवर्ड बाय द किडनीज हैं। आपकी बॉडी के ऑन ईच साइड है, अगर ये सेंट्रल लाइन है आपकी बॉडी की, तो एक किडनी राइट साइड पे है, एक किडनी लेफ्ट साइड पे है, ठीक है ना। और डेफिनेटली यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम शो नहीं हुआ, तो वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो अगर मैं ये जो ब्लू वाली रेंज है, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करूं, तो ये T12 से L3 तक ये रेंज बनती है, ठीक है। और ये जो आपको किडनीज के ऊपर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, जिनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये एड्रीनल ग्लैंड है,
बाकी स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं कि रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं वो विजिबल। सो अगर हम अब इसको समझने की कोशिश करें कि ये आपकी बॉडी की बैक वॉल के अगेंस्ट एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है और बैक वॉल के अगेंस्ट ये प्रेजेंट है, ठीक है ना। बैक साइड जब भी अगर कोई किडनी का ऑपरेशन होता है, कोई भी सर्जरी होती है, ठीक है, तो हम किडनीज को कैसे चेक करते हैं? हम बैक वॉल की तरफ यानी कमर के एरिया से हम चेक करते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि ये बैक वॉल के अगेंस्ट लोकेटेड है। डायाफ्राम के नीचे होती हैं, वन ऑन आइदर साइड, एक साइड पे एक किडनी, ठीक है, और इसकी रेंज बता दी। देन दे आर रेट्रोपेरिटोनियल, ठीक है ना। आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होती है, तो उस पेरिटोनियम के बिहाइंड होती हैं किडनीज, ठीक है ना। रेट्रो मीन्स बिहाइंड, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द किडनीज। द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज आर पार्शली प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th रिब्स, तो ये बात भी हमने पढ़ ली। देन हम बात करते हैं कंपैरेटिव पोजीशन की, कि आपके पास किडनीज की पोजीशन क्या है अगर हम कंपेयर करें तो। पोजीशन ऑफ किडनीज इज स्लाइटली एसिमेट्रिकल, यानी दोनों बराबर के लेवल पे नहीं है, ठीक है ना। सच एज द राइट किडनी इज अ लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन बिकॉज ऑफ द लोब ऑफ लिवर अबव, ठीक है। सो अगर हम उस पिक्चर की तरफ दोबारा चलते हैं तो हमें ये नजर आएगा कि राइट साइड पे आपके पास लिवर है, ठीक है। तो ये जो लिवर का लोब है, लिवर के लोब के हो जाने की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, ठीक है। ऑल्सो द लेफ्ट किडनी इज स्लाइटली लार्जर, ये थोड़ी सी बड़ी होगी, एंड क्लोजर टू द हार्ट, डेफिनेटली थोड़ा सा ऊंची होगी तो क्लोजर टू द हार्ट होगी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेसिस ऑफ द किडनी। किडनी की सरफेसिस कितनी होती हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिकली दो सरफेस होती हैं, एक होती है आउटर सरफेस, एक होती है इनर सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को आप पढ़ें, द आउटर लेटरल सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड द इनर मीडियल सरफेस इज कॉनकेव, ठीक है ना। आउटर और इनर का तो आपको पता है, ठीक है ना। अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये जो आपको सरफेस नजर आ रही है ये है इनर सरफेस, इसको मीडियल सरफेस भी कहते हैं। और मीडियल सरफेस क्यों कहते हैं? याद रखें, अगर ये आपकी बॉडी है, सपोज ये बॉडी है और ये बॉडी की मिड लाइन है, ठीक है, दिस इज द मिड, और डेफिनेटली यहाँ पे आर्म्स वगैरह हैं, ठीक है ना। तो ये बॉडी है, इस बॉडी के सेंटर की तरफ कोई चीज होगी ना, कोई ऐसी चीज जो सेंटर की तरफ होगी उसको मीडियल कहते हैं, ठीक है ना। और कोई चीज जो बाहर की तरफ होगी उसको लेटरल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं हार्ट की और लंग्स की, तो मीडियल साइड पे कौन है कंपैरेटिवली? तो आपको पता है कि जो हार्ट है वो लंग्स के मीडियल है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आर्म्स की, बाजू की, ठीक है, तो बाजू जो है वो लेटरल साइड है, एज कम्पेयर टू लेटरल साइड पे है एज कम्पेयर टू द लंग्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिफरेंट टर्म्स होती हैं जिनको आपने समझ लिया। तो ये आपके पास आउटर सरफेस है और एक आपके पास इनर सरफेस है। और आउटर सरफेस डेफिनेटली आपको पता है इसका फेस बॉडी के बाहर वाली साइड की तरफ है तो ये लेटरल होगी। इनर सरफेस जो है वो मीडियल होगी क्योंकि उसका जो फेस है वो बॉडी के इनर साइड की तरफ है। अगर इस पिक्चर के अंदर आप देखें तो ये रही इसकी मीडियल सरफेस, अंदर वाली, ठीक है, और ये जो बाहर वाली है ये लेटरल सरफेस है। और ये किसी भी चीज के लिए हो सकती है, ठीक है ना। यानी अगर मैं ये दो स्टार बनाता हूँ, ठीक है, इनमें से मीडियल कौन है, लेटरल कौन है? तो जो सेंटर की तरफ है वो मीडियल है, जो बाहर की तरफ है वो लेटरल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर देख लिया किडनी का, और इधर ही आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि किडनी के दो हिस्से होते हैं, एक होती है किडनी प्रॉपर, एक होती है रीनल साइनस, ठीक है ना। किडनी प्रॉपर में रीनल कॉर्टेक्स आ जाता है, मेड्यूला आ जाता है, जबकि बेसिकली इसके अलावा जो खाली जगह है ना, ये वाली जो स्पेस है जहाँ पे बेसिकली आपकी रिनाल पेल्विस है, ठीक है, जहाँ पे आपकी मेजर कैलिक्स है, माइनर कैलिक्स है, जहाँ से यूरिटर बेसिकली लीव कर रही है, ठीक है ना, इसको रिनाल साइनस कहते हैं। और इसके अंदर फैट होता है, ठीक है ना, ताकि जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कुशनिंग प्रोवाइड की जा सके, ठीक है ना। इसको हम मजीद अभी देखते हैं।
सो नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें तो आपके पास जो इनर सरफेस है वो कॉनकेव है, ठीक है ना। कॉनकेव का मतलब होता है अगर कोई चीज, अगर मैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये जो बल्ज वाली साइड है, जो उभरी हुई साइड है, ये होती है कॉन्वेक्स, ठीक है। और ये जो धंसी हुई साइड है, जो अंदर की तरफ धंसी है, ये होती है कॉनकेव, ठीक है ना। सो इनर साइड जो है वो कॉनकेव होती है। इनर सरफेस हैज अ डीप नॉच और डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस, इसको बेसिकली हाइलम कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस पे आपको जो ये डिप्रेशन सा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, वही डिप्रेशन जो आपको एमडी कैड ने दिया। तो ये जो डिप्रेशन है इसको हम कहते हैं हाइलम, इसको हम कहेंगे रीनल हाइलम। और रीनल हाइलम की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है, ठीक है ना। जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएगी किडनी की तरफ, तो वो यहाँ से एंटर होगी रीनल हाइलम से किडनी में, और यहाँ से जो रीनल वेन है वो बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है ना। इसी तरह से जो नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स आ रही हैं किडनी को सप्लाई करने के लिए, ठीक है, वो हाइलम से किडनी में एंटर होंगी, ठीक है ना। और जो यूरिटर होगी वो आपके पास किडनी से एग्जिट करती है हाइलम के जरिए, ठीक है। तो ये आपके पास गेट के तौर पे काम करता है। सो द इनर सरफेस हैज अ डीप नॉच कॉल्ड हाइलस, जिसको हाइलम बेसिकली हम कह रहे हैं। द रीनल आर्टरी एंड नर्व्स एंटर द किडनी एंड रीनल वेन एंड यूरिटर लीव द किडनी थ्रू द हाइलस, जिसको हाइलम कह रहे हैं। इट लीड्स टू द रीनल साइनस इंटीरियरली, यानी अंदर की तरफ। अब देखें आपके पास, अगर मैं यहाँ पे इस पूरी स्ट्रक्चर को दोबारा से विजिबल करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो डिप्रेशन है इसको हमने हाइलम कह दिया, ठीक है। और हाइलम के अंदर की तरफ जाएं, इंटीरियर की तरफ जाएं तो रीनल साइनस मिलती है, ठीक है। बाहर की तरफ आए तो हमें बाकी पोर्शन मिलता है जहां से चीजें वगैरह एग्जिट कर रही हैं या एंट्री ले रही हैं, ठीक है ना। सो ये चीज भी आपने सीख ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल आर्टरी। तो ये ब्लड सप्लाई आ गई आपके पास, ठीक है। Renal artery supplies the oxygenated blood to the kidneys, while the renal vein takes deoxygenated blood back from the kidneys to the heart, ठीक है ना। सो ये तो बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ठीक है। आपको उस वेन का नाम पता है जिसमें मैक्सिमम यूरिया होता है, ऐसी वेन के जिसमें मैक्सिमम यूरिया कंटेंट है। ऑन द सेम हैंड, क्या आपको कोई ऐसी ब्लड वेसल का पता है जिसमें यूरिया कंटेंट मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना मैक्सिमम यूरिया कंटेंट की, यहाँ पे एक लिवर बना लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे हार्ट है एक तरफ और एक तरफ लिवर है, तो लिवर से हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाने वाली जो वेन है उसको कहते हैं हिपैटिक वेन, ठीक है ना। एक होती है हिपैटिक पोर्टल वेन, ये वो नहीं है। हिपैटिक पोर्टल वेन डिफरेंट है, हिपैटिक वेन डिफरेंट है। तो हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाने वाली वेन को कहते हैं हिपैटिक वेन। और आपको पता है यूरिया बनता कहाँ पे है, लिवर में, ठीक है। तो लिवर जितना भी यूरिया बनाता है वो यूरिया किस में डाल देता है, हिपैटिक वेन में डाल देता है। तो मैक्सिमम यूरिया कंटेंट है वो हिपैटिक वेन का होता है, ठीक है ना। अब ये यूरिया ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करेगा और अल्टीमेटली रीनल आर्टरी के जरिए ये यूरिया किडनी की तरफ जाएगा, ताकि इस यूरिया को हम बॉडी से ब्लड से एलिमिनेट कर सकें, ठीक है ना। सो रीनल आर्टरी जो है वो यूरिया लेके जाएगी किडनी की तरफ, और फिर किडनी वो सारा यूरिया यूरिन में कन्वर्ट कर देगी, जो कि यूरिटर के जरिए लीव कर जाएगा। और रीनल वेन जो है इसके अंदर मिनिमम कंटेंट होगा यूरिया का, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो गया। सो ये चीज आपने याद रखनी थी यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई से रिलेटेड। द फंक्शन ऑफ किडनी एंड ब्लड in clearing waste is very evident from the fact that the weight of kidney accounts for less than 1% of the body. बॉडी के वेट के 1% से भी कम किडनी का वेट है कंपैरेटिवली, while receive 20% of the blood supply with each cardiac beat, एक हार्ट बीट के साथ 20% ब्लड सप्लाई होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ बोथ द किडनीज इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 लीटर्स, ठीक है ना। अब ये सारी बात क्या है, ये एक बहुत ही लेंथी डिस्कशन है, बहुत ही लंबी डिस्कशन है। इसको थोड़ा सा साइड पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना।
याद रखें कि आपके पास ना 1 हार्ट बीट के अंदर, ठीक है, 1 कार्डियक बीट के अंदर जितना ब्लड वेंट्रिकल से निकल के बॉडी की तरफ जाता है, ठीक है ना, याद रखें कि आपके पास ना अप्रोक्सीमेटली ब्लड है एक्स, ठीक है ना, एक्स वैल्यू का ब्लड है कहाँ, वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पंप करता है, लंग्स की तरफ, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कहाँ पंप करता है, बॉडी की तरफ, ठीक है ना। क्या सारा का सारा ब्लड ही पंप हो जाता है? आंसर है नो। आपके पास कुछ ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से बाहर चला जाता है बॉडी की तरफ, और कुछ ब्लड फिर भी वेंट्रिकल्स में रहता है, ठीक है ना। और जो सिंगल हार्ट बीट के साथ, यानी हार्ट ने बीट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल्स ने, और ब्लड को पुश किया, तो जो ब्लड हार्ट से निकलेगा और बॉडी की तरफ जाएगा उसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml के करीब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। यानी 70 ml ब्लड जो है वो ईच हार्ट बीट के साथ आपकी बॉडी की तरफ जा रहा है। अब याद रखें कि अगर एक हार्ट बीट की बात की जाए और उसमें है 70 ml ब्लड बॉडी की तरफ जाने वाला, तो आपका जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी दफा धड़कता है? अप्रोक्सीमेटली 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है ना। तो सिंगल बीट में अगर 70 ml ब्लड बॉडी को पहुंच रहा है, तो 1 मिनट में, यानी 72 टाइम्स अगर 1 मिनट में हार्ट बीट करता है, तो 1 मिनट में कितना ब्लड बॉडी की तरफ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 5040 ml, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, ठीक है ना। सिंगल हार्ट बीट में आपके पास 70 ml ब्लड हार्ट से बाहर निकला, बॉडी की तरफ गया। अब 1 मिनट में अगर हार्ट जो है वो 72 टाइम्स बीट करता है, तो टोटल 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर इजेक्ट होता है बॉडी की तरफ? वो होता है 5 लीटर, और इसको कहते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सो दिस कार्डियक आउटपुट, इस कार्डियक आउटपुट का 20%, इसका 20% सिर्फ किसकी तरफ जाता है? किडनी की तरफ। यानी अगर टोटल 100% ब्लड आपकी बॉडी को पंप हुआ है तो 20% जो है वो किडनी के पास जाएगा, और वो कितना होता है? तकरीबन 540 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। मैथ मेरी कमजोर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो तकरीबन 1.0 से 1.2 लीटर के करीब आंसर आएगा, ठीक है ना। सो इतना ब्लड जो है वो किडनी की तरफ पंप किया जाता है 1 मिनट के अंदर, ताकि उस ब्लड को साफ किया जा सके, ठीक है। सो यहाँ पे आपने बुक की लाइन पढ़ ली कि द रेट ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू बोथ द किडनीज इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 लीटर्स, ठीक है ना। बुक से आप पढ़ते तो शायद आपको उस तरह से समझ ना आता, लेकिन मैंने इसको इलेबोरेट यहाँ पे कर दिया। और हम मजीद आगे जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, एक्सटर्नली द किडनीज आर सराउंडेड बाय अ लेयर of tough connective tissue called renal fascia, which attaches the kidney to body wall. Below that, another fatty layer is present called adipose capsule, provides cushion, and the innermost layer which covers the kidney is called renal capsule, helps to maintain the shape. अब इस सारी बात का क्या मकसद है, इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास अगर ये है किडनी, ऐसे किडनी किसके पास होगी? ये मेड्यूला है, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। अब कॉर्टेक्स के बाहर जो लेयर है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स के बाहर भी एक कैप्सूल, एक कवरिंग होती है किडनी के ऊपर, उसको कहते हैं बेसिकली रीनल कैप्सूल, ठीक है। और रीनल कैप्सूल के बाहर फैट की, चर्बी की लेयर होती है, वो कहलाती है एडिपोज कैप्सूल, या एडिपोज लेयर, या एडिपोज टिश्यू, ठीक है, या फैट टिश्यू से कह सकते हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं सबसे बाहर की तरफ। सबसे बाहर की तरफ आपको जो चीज मिलेगी, दैट इज एक्चुअली रीनल फेशिया। तो ये आपके पास क्या है? कवरिंग्स ऑफ द किडनी है, कि किडनी को किन किन चीजों ने कवर किया हुआ है। अब इनके फंक्शन भी है। रीनल कैप्सूल जो है वो शेप को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना, सपोर्ट देने के लिए हेल्प करेगा। एडिपोज कैप्सूल, चूंकि इसमें चर्बी है,
तो ये प्रोटेक्ट करेगा, यानी शॉक एब्जॉर्बेंस करेगा, यानी कुशन प्रोवाइड करेगा। और अगर हम बात करते हैं रीनल फेशिया की, तो ये किडनीज को कनेक्ट करता है बॉडी के साथ, बॉडी वॉल के साथ, ठीक है ना, इंटरनली बेसिकली। तो ये आपके पास तीन कवरिंग्स हैं जो कि किडनी के ऊपर देखने को मिलती हैं। सही हो गया। हमारा किडनी वाला पोर्शन जो है वो मेजरली हमने उसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूरिटर्स की तरफ कि यूरिटर्स क्या होती हैं, ठीक है। यूरिटर्स आर अ पेयर ऑफ नैरो मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स अबाउट 25-28 सेंटीमीटर। अब एक बुक है उसने 25 सेंटीमीटर लिखा है, एक बुक है उसने 28 सेंटीमीटर लिखा है। आपने रेंज को फॉलो करना है। 25 से 30 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है किसकी, यूरिटर की, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेजर कैलिसेस। इसको हम थोड़ी देर तक पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपने रिलैक्स करना है। ईच यूरिटर begins at a funnel-shaped renal pelvis, extend downward, parallel to the vertebral column along the dorsal body wall and opens into the urinary bladder dorsally। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास ये एक किडनी है, ठीक है ना। अब इस किडनी से इस यूरिटर ने निकलना है, तो आपके पास यहाँ पे जो यूरिन कलेक्ट होता है, इनको कलेक्ट करने वाली इन ट्यूब्स को कहते हैं मेजर कैलिसेस, ठीक है। मेजर एक होगी तो उसको कैलिक्स कहते हैं, ज्यादा होंगी तो कैलिसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मेजर कैलिसिस है ना, ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक एरिया बनता है। इस एरिया को हम बेसिकली कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। रीनल पेल्विस कहते हैं। रीनल पेल्विस कैसे बना? मेजर कैलिसिस के जुड़ने से, ठीक है। कितने मेजर कैलिसिस होते हैं? तकरीबन 2 से 3 मेजर कैलिसिस होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है ना। वो जुड़ते हैं, रीनल पेल्विस बनता है, और यही रीनल पेल्विस जब हाइलम के जरिए बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये यूरिटर है, ठीक है। यूरिटर क्या करेगी जब बॉडी से निकलेगी ना, तो यहाँ पे अगर हम शो करते हैं, यूरिटर जब किडनी से निकलेगी बाहर की तरफ, तो ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ ये रन करेगी, पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम ये डाउनवर्ड रन करेगी, ठीक है। और ये डॉर्सल बॉडी वॉल के करीब होगी। डॉर्सल बॉडी वॉल का मतलब क्या है? यानी बैक की तरफ, ठीक है ना। आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है उसकी बैक की तरफ ये होगी, उसके अलोंग रन करेगी पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम। देन ये क्या करेगी? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में ये कहाँ ओपन होगी? अब आपने बचपन में यहाँ करके कोई पॉइंट पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि यहाँ पे किडनी जो है ना वो यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है, लेकिन ये चीज गलत है, ठीक है ना। आपके पास यूरिनरी ब्लैडर की जो बैक वॉल होती है ना, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूँ, तो ये यूरिटर इसकी बैक साइड से यहाँ से अप्रोक्सीमेटली लोअर एरिया में यहाँ पे ओपन होगी, ठीक है ना। यानी ये ब्लैडर के बैक साइड पे नीचे की तरफ जा रही है, और जब ब्लैडर का लोअर एरिया इसने अप्रोच कर लिया तो उसकी बैक वॉल से, ब्लैडर की बैक वॉल से इसने ओपन होना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये जो आपके पास ओपनिंग है इसको कहते हैं यूरिट्रल ओपनिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वापस चलते हैं उसी चीज की तरफ। उससे पहले हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। आपको पता है कि ये माइनर कैलिसिक्स, दिस वन इज द माइनर कैलिक्स जो एक रिनाल पायरामिड से निकल रहा है, ठीक है ना। अकेले रिनाल पायरामिड से निकलने वाला जो कैलिक्स है वो माइनर है, ठीक है ना। फिर ये जो आपके पास बड़े वाला कैलिक्स बनता है ये मेजर होता है। जो दरमियान में ये पोर्शन इनके मिलने से बनता है वो होता है आपके पास रिनल पेल्विस, और पेल्विस फिर बाद में यूरिटर के तौर पे कंटिन्यू कर जाता है। मजीद एक दफा फिर से यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि आपके पास ये जो है एक रिनाल पायरामिड है उसका माइनर कैलिक्स, ये रिनाल पायरामिड उसका माइनर कैलिक्स, ये रिनाल पायरामिड उसका माइनर कैलिक्स, और इनके मिलने से ये एक बना मेजर कैलिक्स, ठीक है ना। ये एरिया है मेजर कैलिक्स, ठीक है। अब मैंने इस तरफ का मेजर कैलिक्स इसको भी पकड़ लिया, ये एक मेजर कैलिक्स है इसको भी पकड़ लिया,
और ये आपस में जो सेंट्रल एरिया बन रहा है इसको कहते हैं रिनाल पेल्विस, और पेल्विस के बाहर ये है आपके पास यूरेटर। ठीक है ना। सो होपफुली आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, ठीक है, कि यहाँ पे उसने कहा क्या है कि ईच यूरेटर जो है वो शुरू होती है, बिगिंस एज फनल शेप रिनाल पेल्विस। ठीक है ना। आपको पता है जो रिनाल पेल्विस है उसकी शेप एक फनल की तरह होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है। विच एक्सटेंड डाउनवर्ड, जो नीचे की तरफ जाएगी, पैरेलल टू द वर्टिब्रल कॉलम के पैरेलल, अलोंग द डॉर्सल बॉडी वॉल, बॉडी की बैक वॉल के साथ साथ, एंड ओपन्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर डॉर्सली, उसकी बैक वॉल में ओपन हो जाएगी। इनसाइड द यूरेटर्स यूरिन मूव्स ड्रॉप बाय पेरिस्टालसिस। तो बेसिकली एक मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, और मस्कुलर ट्यूब है तो इसमें पेरिस्टालसिस होगी, जिसके जरिए ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिन बन रहा है और किडनी से बाहर आ रहा है वो मूव करेगा। यूरिटर्स पास यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर वाया द यूरिट्रल ओरिफाइस। ओरिफाइस का मतलब होता है कोई ओपनिंग, ठीक है, कोई होल। तो ब्लैडर में जो ओपनिंग होगी यूरिटर्स की उसको कहते हैं यूरिट्रल ओरिफाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। सो द यूरिनरी ब्लैडर इज अ होलो, खाली है, पीयर शेप ऑर्गन, नाशपति की शक्ल का है। ठीक है। ऑर्गन सिचुएटेड इन द पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। पेल्विक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक रीजन कौन सा होता है, लोअर मोस्ट, जो लोअर मोस्ट एरिया बेसिकली उसको पेल्विक एरिया कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी का। इट हैज थिक मस्कुलर डिस्टेंसिबल वॉल। ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास ये ब्लैडर है तो इसकी वॉल जो है वो डिस्टेंड हो सकती है, यानी कि बाहर की तरफ फैल सकती है जब इसमें यूरिन ज्यादा होगा। ठीक है। डेफिनेटली जिसने स्टोर करना है, दैट अलाउज द एक्सपेंशन एंड कैन स्टोर अप टू 0.5 to 1 लीटर्स ऑफ यूरिन। सो दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि यूरिन का रेजर्वायर है, उसको स्टोर करके रखता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो फीमेल्स में कम होती है। ठीक है। अब मैंने आपको ना कुछ देर पहले एक बात कही थी कि एक पिक्चर जो है उसको आपने याद रखना है। ठीक है। इस पिक्चर को देखें, यहाँ पे फीमेल में ब्लैडर के बिहाइंड क्या है, यूट्रस। तो यूट्रस जो है वो मोस्ट ऑफ द स्पेस कवर कर लेती है। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर जो है इसकी यूरिन को स्टोर करने की कैपेसिटी फीमेल्स के अंदर कम हो जाती है। ठीक है ना। यूरिन ये स्टोर करेगा टेम्पररीली, लेकिन कम स्टोर करेगा। दैट्स वाई फीमेल जो है वो ज्यादा देर तक यूरिन को होल्ड करके नहीं रख सकती, उनको डिफिकल्टी होती है। ठीक है। सो लेस कैपेसिटी इन द फीमेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट रिसीव्स द यूरिटर्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ इट्स बैक वॉल। ठीक है। ब्लैडर की बात कर रहे हैं कि अपनी बैक वॉल में लोअर पार्ट जो है, इसका नीचे वाला जो लोअर पार्ट है वहां पे उसकी जो बैक वॉल है, उस बैक वॉल में ये यूरेटर्स को रिसीव करता है। द लोएस्ट पार्ट और नेक ऑफ द ब्लैडर इज गार्डेड बाय टू रिंग्स ऑफ द मसल कॉल्ड स्फिंक्टर्स। ठीक है ना। लोअर मोस्ट पार्ट जो है ब्लैडर का, उस पिक्चर को हम चलें यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है। सो अगर यहाँ पे ब्लैडर का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपको ना एक ट्रायंगल सा एरिया नजर आता है, ठीक है, इस ब्लैडर के अंदर, और आपको फोल्ड्स नजर आते हैं इस ब्लैडर के अंदर। ठीक है। जैसे आपने स्टमक के अंदर पढ़े थे। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं रुगाए। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये जो एरिया मैंने ट्रायंगुलर एरिया बनाया है इसको कहते हैं ट्राइगोन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। इट इज द ट्राइगोन। और आपके पास अगर कोई यूरिटर आ रही है ना, सपोज ये एक यूरिटर आ रही है, ठीक है, और एक ये यूरिटर आ रही है इस तरफ से ऐसे, इस यूरिटर ने ब्लैडर की बैक साइड से होते हुए इस ट्राइगोन की बेस, अब ट्राइंगल है उसकी बेस होती है और एपेक्स होती है। सो ये आपके पास बेस है, ये एरिया एपेक्स का है। ठीक है ना। तो बेस की टिप पे इसने ओपन हो जाना है। ठीक है ना, इस एरिया में। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दूसरी यूरिटर बनाऊं तो उसने ब्लैडर की बैक साइड से, बैक वॉल से, इस ट्राइगोन की बेस की टिप के ऊपर
ओपन हो जाना है, और यहाँ पे जो ये ओपनिंग है बेसिकली इसको कहते हैं यूरिथ्रल ओरिफाइस। ओके। और जो मसल बेसिकली ब्लैडर की वॉल में होता है, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है यूरिनेशन के दौरान, उसको कहते हैं डेट्रूसर मसल। ठीक है, डेट्रूसर मसल, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको याद कर लें। अब याद रखिए कि ये जो ब्लैडर है ना, इसके दो स्फिंक्टर्स होते हैं। एक स्फिंक्टर यहाँ पे होगा, इस एरिया को कहते हैं नेक ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर की जो नेक है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होगा, और एक स्फिंक्टर बेसिकली इस एरिया में यूरिथ्रा में होगा। ठीक है ना, बेसिकली एक यूरिथ्रा के बिल्कुल स्टार्ट पे, क्योंकि ब्लैडर जो है उसकी नेक जो है वहां से यूरिथ्रा ने ओरिजिनेट होना है और फिर आगे मूव करना है। ठीक है ना, तो एक जो स्फिंक्टर इंटरनल है इसको कहते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ठीक है, और ये जो बाहर की तरफ स्फिंक्टर है जो बाद में आता है, ये है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। जो आपके पास इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है ये स्मूथ मसल से मिलकर बना है, यानी ये इनवॉलंटरी है। यानी कि यहाँ पे जब भी यूरिन जमा होगा, इस एरिया में यूरिन जब जमा होगा, तो उसके प्रेशर से ये स्फिंक्टर खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है ना, जबकि जो एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर होता है ना, ये बेसिकली स्केलेटल मसल से मिलकर बना है, यानी कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये वॉलंटरी है। ठीक है ना, सो एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर है और एक इंटरनल स्फिंक्टर है। ठीक है ना, लिहाजा the inner one is made up of smooth muscle and it is involuntary internal urethral sphincter. The outer one is made up of skeletal muscle और ये voluntary है, आपके कंट्रोल में है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब अगर यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि किस स्फिंक्टर की मदद से आप अपना यूरिन होल्ड कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सटर्नल यूरिनरी स्फिंक्टर। ठीक है ना, नाउ बात करते हैं बोथ द स्फिंक्टर्स मस्ट रिलैक्स टू लेट द यूरिन पास आउट ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, दोनों को रिलैक्स होना पड़ेगा फिर ही यूरिन ब्लैडर से बाहर आएगा। ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन में, बोथ द स्फिंक्टर्स आर नॉट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, दोनों इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है ना, while with the passing time, one learns to control urination by gaining voluntary control of the external sphincter। जब आप बड़े हो जाते हैं तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कंट्रोल आपके कंट्रोल में आ जाता है वो। ठीक है, और आप यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और मजीद बेड गीला करने की आदत नहीं रहती। अब यहाँ पे अगर हम बात करें दी एक्ट ऑफ एम्प्टिंग द ब्लैडर, ब्लैडर को खाली करने का जो अमल है इसको मिक्चुरेशन कहते हैं, इसको यूरिनेशन कहते हैं, इसको वॉइडिंग कहते हैं, पीइंग कहते हैं, एक नंबर भी कहते हैं आम जुबान में। ठीक है, 1 नंबर। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरिथ्रा की। यूरिथ्रा क्या चीज है? अब ब्लैडर से निकलने वाली ट्यूब है उसको यूरिथ्रा कहते हैं। यूरिथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के दौरान। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वहां से स्टार्ट होगी, एंड लीड्स टू द एक्सटीरियर, और बाहर की तरफ यूरिन को ले जाएगी। फीमेल्स में इसकी लेंथ सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, तो उनमें यूरिथ्रा जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जबकि अगर हम मेल्स की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है ना, इसकी क्या रीजन है, ऐसा क्यों है? आंसर है ड्यू टू पिनाइल ऑर्गन। ठीक है ना, मेल के अंदर पिनाइल ऑर्गन होने की वजह से यूरिथ्रा लॉन्ग होती है। ठीक है, एंड कैरीज यूरिन ओनली, फीमेल में ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन कैरी करेगी, मेल के अंदर ये यूरिन और सीमन दोनों को कैरी करेगी। कौन? यूरिथ्रा। ठीक है, इसीलिए मेल के अंदर यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कहते हैं। सो इट ओपन्स बाय यूरिथ्रल ओरिफाइस और यूरिनरी अपर्चर। ओरिफाइस अपर्चर इसका मतलब होता है कोई ओपनिंग। ठीक है ना, इन द वल्वा और इन फ्रंट ऑफ द वेजाइनल अपर्चर। ठीक है ना, तो डेफिनेटली वेजाइनल अपर्चर और यूरिनरी अपर्चर जो कि यूरिथ्रा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है फीमेल के अंदर। ठीक है ना, वेजाइनल अपर्चर जो है यहाँ से बेबी की एक्सप्लोजन होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो है वो यहाँ से रिलीज होता है, एंड डेफिनेटली इट इज यूज फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस। लेकिन अगर हम बात करें यूरिथ्रा की, तो यूरिथ्रा जो है इट इज यूज फॉर यूरिनेशन इन केस ऑफ फीमेल। लेकिन मेल में अगर हम बात करें तो यूरिथ्रा जो है वो 27 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये यूरिन को भी कैरी करेगी और सीमन को भी कैरी करेगी, दोनों को एक ही टाइम पे कैरी करेगी या अलग अलग टाइम पे। ठीक है, सो आपके पास ये कैरी तो करती है यूरिन और सीमन को,
लेकिन वन टाइम पे कोई वन चीज ही रिलीज होगी, या तो यूरिन रिलीज होता है या सीमन रिलीज होता है, ठीक है। इट पासिस थ्रू द पिनाइल टिश्यू, मेल के अंदर जो यूरिथ्रा है, एंड ओपन्स एट द टिप ऑफ द पिनाइल टिश्यू बाय यूरिनोजेनिटल अपर्चर। अब यहाँ पे इसको यूरिनोजेनिटल हमने नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और आपको चलें एक एक्स्ट्रा बात मजीद बता देता हूँ कि मेल के अंदर जो यूरिथ्रा होती है ना, उसके तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक जो पार्ट होता है उसको कहते हैं, सबसे पहला हिस्सा जो प्रोस्टेट के दरमियान होता है, जो प्रोस्टेट के अंदर से गुजरता है, उसको कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरिथ्रा, ठीक है। फिर जो उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा आता है वो कहता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा उसको। और फिर आपके पास आ जाती है स्पॉन्जी यूरिथ्रा जो कि पिनाइल ऑर्गन के अंदर होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पिक्चर में देखने की कोशिश करें इसको, तो ये आपको फीमेल के केस में ये यूरिथ्रा नजर आ रही है। इस यूरिथ्रा की लेंथ जो है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर है और ये मेम्ब्रेनस है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम यहाँ पे मेल को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोस्टेट ने घेर लिया उस यूरिथ्रा को, जैसे ही वो यूरिनरी ब्लैडर से उसकी नेक से ओरिजिन हुई है, ठीक है ना, उसका जैसे ही उसका ओरिजिन हुआ है तो प्रोस्टेट ने उसको इनसर्कल कर लिया, ठीक है ना। और इस एरिया को कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं, इस हिस्से को कहते हैं कि ये कौन सी यूरिथ्रा है, ये है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। फिर उसके बाद पिनाइल टिश्यू से पहले पहले एक छोटा सा हिस्सा आता है जो कि स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, बहुत ही छोटा सा पोर्शन होता है, उसको कहते हैं कि वो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, ठीक है ना। और जो बाकी का सारा पोर्शन जो पिनाइल ऑर्गन में जा रहा है उसको कहते हैं, वो कौन सा पोर्शन है, वो है स्पॉन्जी या फिर पिनाइल यूरिथ्रा, ठीक है ना। और यही एक रीजन है कि जब एक मेल जो है उसकी एज ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, एज ज्यादा हो जाने से मेल्स के अंदर प्रोस्टेट के इश्यूज हो जाते हैं, प्रोस्टेट जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है, और इसकी इन्फ्लेमेशन से बेसिकली यूरिथ्रा के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे पेनफुल यूरिनेशन या फिर एन्यूरिया, नो यूरिनेशन हो सकती है, जिससे जिसमें हम अक्सर प्रोस्टेट को निकाल भी देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे बेसिकली हमने सारा का सारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है किडनीज का, यूरिटर्स का, यूरिनरी ब्लैडर का और यूरिथ्रा का, इसको हमने तफसील से पढ़ लिया है, डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है ना। इसको हम मजीद डिटेल से अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द किडनी, अगर किडनी को काटा जाए, हैज टू डिस्टिंक्ट रीजन, दो रीजन है। आउटर रीजन है कॉर्टेक्स है जो कि डार्क है, एंड इनर रीजन जो है वो मेड्यूला है जो कि लाइट है कंपैरेटिवली। द कॉर्टेक्स कंटेन renal corpuscle and convoluted tubules of the nephron, while the medulla contains conical structure called the renal pyramids, ठीक है ना। इनकी बात भी हम मजीद कर लेते हैं डिटेल के साथ, परेशान नहीं होना। all the pyramids project into renal pelvis and the pelvis leads to ureter, ठीक है। Renal medulla is composed of 7 to 18 conical shaped masses of renal pyramid, फिर वही बात आ गई, ये आपकी बुक की लाइन है। द स्पेस बिटवीन pyramid आर कॉल्ड रिनाल कॉलम, ठीक है। अब इस चीज को हम छोड़ते हैं, ये सारी थ्योरी है, हम अपनी बातें करते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा जो आपको देखने को मिलेगा ये ब्लू के अंदर, इट इज रिनाल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला हिस्सा है ये आपको पेल हिस्सा नजर आ रहा है बेसिकली, इसको मैं यहाँ से ग्रीन से शो कर देता हूँ। ये है रिनाल मेड्यूला, ठीक है, ये लाइट इन कलर है। रिनाल कॉर्टेक्स डार्क इन कलर होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आपसे सवाल पूछूं कि इनमें से स्ट्राइएटेड कौन आपको नजर आ रहा है, स्ट्राइएटेड अपीयरेंस किसकी है, तो आप देख सकते हैं कि जो रिनाल मेड्यूला है ना वो स्ट्राइएटेड है अपीयरेंस में, ठीक है। अच्छा चलें, याद रखें कि ये जो दो रिनाल पायरामिड्स के दरमियान हिस्सा है, जिनको मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूँ, इनको रिनाल कॉलम्स कहते हैं, या इनको कॉलम ऑफ बेर्टीनी भी कहते हैं, कॉलम ऑफ बेर्टीनी, ठीक है। सो ये भी इनका अलग से एक नाम है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि हर रिनाल पायरामिड जो है उसकी एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं रिनाल पेपिला। जैसे ये
मेंशन किया गया है रिनाल पेपिला को। दिस इज द रिनाल पेपिला, सिंगल रिनाल पायरामिड की ओपनिंग है। उस रिनाल पेपिला से माइनर कैलिक्स निकलती हैं, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया। सिंगल रिनाल पायरामिड की माइनर कैलिक्स है, वो माइनर कैलिक्स मिल के मेजर कैलिक्स बनाती हैं, मेजर कैलिक्स मिल के आपस में रिनाल पेल्विस बनाती हैं, और पेल्विस जो है वो हाइलम के जरिए लीव करके यूरेटर बन जाता है। और आपके पास ये सारा स्ट्रक्चर जो है, ये जो ब्लू वाला एरिया मैं बना रहा हूँ, ये कहाँ पे सपोर्टेड है, ये रिनाल साइनस के अंदर सपोर्टेड है। और रिनाल साइनस यानी कि इसके इर्द गिर्द जो चीज है वो क्या है, बेसिकली रिनाल साइनस में फैट है, ठीक है ना। सो ये सारा सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है। सो आपको यहाँ पे इस सारे स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी। इस डायग्राम के अंदर आप मजीद इसको एक दफा से देख सकते हैं कि दिस इज द रिनाल pyramid, दिस इज द पेपिला, एंड बाकी स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। हम आने वाले लेक्चर्स में मजीद इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर के यूरिन बनता कैसे है और बेसिकली आपका यूरिनरी सिस्टम जो है वो फंक्शन कैसे करता है उसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए